नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। सड़क वही है, भीड़ वही है और नारे भी वही हैं, लेकिन इस बार कहानी अलग है। जिस ममता बनर्जी की पहचान सड़क पर उतरकर सत्ता को चुनौती देने की रही, आज वही ममता सवालों के घेरे में खुद खड़ी नजर आ रही है। जिस स्ट्रीट पॉलिटिक्स ने उन्हें ताकत दी, वो अब अदालत की दहलीज तक पहुंच चुकी है। आईपैक की रेड हो, ईडी के आरोप हो या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति में करवट बदलती एक बड़ी लड़ाई है। ये पूरा विवाद कोलकाता में आईपैक के ऑफिस पर ईडी की रेड से जुड़ा है। ईडी का कहना है कि यह छापा कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में मारा गया था। वहीं तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि ईडी ने जानबूझकर पार्टी की चुनावी रणनीति से जुड़े निजी दस्तावेज और डेटा लेने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। एक के बाद एक घटनाएं अब सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि कानूनी और संस्थागत शिकंजे का रूप लेती जा रही हैं। बीएलओ सुसाइड मामले में टीएमसी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी, एसआईआर सत्यापन पर बीजेपी की मांग को चुनाव आयोग की मंजूरी और 50 लाख से ज्यादा फर्जी वोटरों के नाम कटना और बाबरी मस्जिद विवाद के उभरने के बाद ईडी ने सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े 17 गंभीर अपराध तय किए। ये सारी घटनाएं मिलकर पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार के लिए एक बड़ा संकट बन चुकी हैं। दिलचस्प यह है कि ममता बनर्जी कुछ झटके तो उनकी खुद की पार्टी से मिल रहे हैं, जिनका कुछ भी जवाब उन्हें और उनके नेताओं को नहीं सूझ रहा। कलकत्ता हाईकोर्ट में क्यों हुआ बवाल? टीएमसी इस मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची थी, यानी ईडी रेड को लेकर। पार्टी की मांग थी कि आईपैक से जुड़े डेटा को सुरक्षित रखा जाए और ईडी को उसका इस्तेमाल करने से रोका जाए। लेकिन अदालत में ईडी की तरफ से पेश वकील एसवी राजू की दलील ने पूरा मामला पलट दिया। ईडी ने साफ कहा कि हमने आईपैक के दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया। जो भी दस्तावेज या डिवाइस थे, उन्हें खुद सीएम ममता बनर्जी और उनके साथ आए अधिकारी अपने साथ ले गए। यह सुनते ही अदालत ने कहा, जब ईडी ने कुछ जब्त ही नहीं किया तो इस याचिका पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसके बाद जस्टिस शुभ्रा घोष ने टीएमसी की याचिका फौरन खारिज कर दी। टीएमसी की वकील मेनका गोस्वामी ने और समय की मांग की। अदालत ने मंजूर की। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि यह मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए आगे की सुनवाई वहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में मामला किस मोड़ पर है? सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के कई सीनियर पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। ईडी का साफ कहना है कि आईपैक रेड के दौरान अधिकारियों को काम करने से रोका गया, सबूतों को हटाया या छिपाया गया और जांच में जानबूझकर बाधा डाली गई। ईडी ने अपनी याचिका में 17 अलग अलग अपराधों का जिक्र किया है, यानी 17 क्राइम, जिनमें चोरी, लूट, सरकारी काम में रुकावट और सबूतों को नष्ट करने जैसे गंभीर आरोप शामिल है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को नोटिस जारी कर दिया है। अब 3 फरवरी को इस मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी को जो झटका लगा है, उसका सीधा असर बंगाल चुनाव पर पड़ना तय माना जा रहा है। मानहानि केस की तैयारी बढ़ाएगी ममता की परेशानी। कोयला घोटाले को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी गंभीर आरोप लगाए, यानी घोटाले का पैसा उन तक पहुंचता है। ममता का साफ कहना है कि कोयला घोटाले का जो पैसा है, वो शुभेंदु अधिकारी और दूसरे बीजेपी नेताओं के जरिए अमित शाह तक पहुंचता है। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को लेकर 100 करोड़ का मुकदमा दर्ज कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर भी लिखा था कि ममता बनर्जी पूरी तरह से घबराई हुई नजर आ रही हैं। उनके आरोप पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत है। ममता बनर्जी, जो अब तक विरोधियों पर लगातार हमले करती रही, इस बार खुद चारों खाने चित नजर आ रही हैं। एक तरफ ईडी और अदालत, दूसरी तरफ बीजेपी की कानूनी कार्रवाई और बीच में कोयले घोटाले के गंभीर आरोप। अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका। अगर फैसला ममता बनर्जी के पक्ष में आता है तो वो खुद को पीड़ित बताकर इसे बंगाल चुनाव का बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। लेकिन अगर फैसला उनके खिलाफ जाता है और मामला एफआईआर तक पहुंचता है तो उनकी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो भी हो, ये साफ है कि ये विवाद आने वाले पश्चिम बंगाल चुनावों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है, जिसमें ममता बनर्जी ऊपर से नीचे तक फंस चुकी है। ममता बनर्जी को नोटिस, कोर्ट से झटका। कोलकाता में चुनावी रणनीति बनाने वाली आईपैक पर ईडी की छापेमारी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी
और पुलिस प्रशासन के इंटरफेरेंस किए जाने के मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ममता बनर्जी और बंगाल सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 3 फरवरी को करने की बात कही है। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि घटना का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखा जाए। इसके साथ ही ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को अगली सुनवाई तक स्थगित रखने का आदेश दिया गया है। ईडी ने अपने काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जोरदार सुनवाई हुई। इससे पहले दोनों पक्षों की तरफ से जमकर अपनी अपनी दलीलें दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह काफी गंभीर मुद्दा है कि ईडी और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई में क्षेत्रीय पुलिस हस्तक्षेप करती है। संविधान हर एक व्यवस्था को स्वतंत्र तरीके से काम करने की छूट देता है। ऐसे में एक राज्य की एजेंसी या पुलिस इस तरह की गतिविधि करने की छूट नहीं दी जा सकती। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि स्थितियां और बिगड़ने और कानून का राज खत्म हो जाएगा। किसी भी केंद्रीय एजेंसी को किसी पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, लेकिन सही तरीके से किसी गैर कानूनी गतिविधि के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस कमिश्नर डीजीपी को नोटिस जारी कर दिया। इनसे 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को सभी सीसीटीवी समेत दूसरे डिवाइस और दस्तावेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। बंगाल सरकार की तरफ से जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आईपैक में कुछ भी नहीं था सिवाय चुनाव से जुड़े दस्तावेजों के। इन कामों से ईडी का कोई संबंध नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा, ममता बनर्जी टीएमसी की अध्यक्ष होने के नाते जेड कैटेगरी की सुरक्षा में है, इसलिए ये डीजीपी की जिम्मेदारी थी कि जब वो प्रतीक जैन के परिसर में प्रवेश करें तो उनका साथ दें। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से कपिल सिब्बल और दूसरे वकील अभिषेक मनु सिंघवी का भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि ईडी ने लगातार चुनावों के पहले ऐसी कार्रवाई बार बार कराई जाती रही है। कपिल सिब्बल के मुताबिक आईपैक में चुनावी संबंधी दस्तावेजों के इतर कुछ नहीं था। इसका ईडी का कोई लेना देना नहीं था। यही नहीं, ईडी की तरफ से लोकल पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी गई। अब पश्चिम बंगाल में जब चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की गहन परीक्षण यानी एसआईआर का काम शुरू किया था तो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धमकी दी थी, ये बंगाल है, बिहार नहीं। राज्य में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पहले चरण के आंकड़े सामने आ गए। इसके मुताबिक राज्य में 58 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए। खुद ममता बनर्जी ने अपनी सीट भवानीपुर में 44,000 नाम डिलीट किए जाने की बात कही। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के वोटर लिस्ट से कुल 47 लाख नाम डिलीट किए गए थे। ममता बनर्जी जब बार बार ये कह रहे हैं कि बंगाल है, बिहार नहीं, तब डिलीट हुए नामों का आंकड़ा बिहार से काफी ज्यादा है। अभी इस आंकड़े में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। चुनाव आयोग का दावा है कि पश्चिम बंगाल में नाम हटाने से पहले 31,39,000 से ज्यादा वोटरों से फेस टू फेस सुनवाई भी की गई। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत 58 लाख नाम काटे हैं। ये बंगाल के कुल वोटरों का 7.6% है। बंगाल में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को जारी हुई। बंगाल में 7,66,00,000 मतदाता है, ऐसा सामने आया। बांग्लादेश से लगी सीमा वाले जिलों में काफी बड़ी तादाद में वोट कम हुए। पश्चिम बंगाल की अगर मोटे तौर पर तुलना करें तो दोनों राज्यों की विधानसभा सीटों में काफी बड़ा अंतर है। बिहार में विधानसभा की कुल सीटें 243 है और बंगाल में 294 सीटें हैं। लोकसभा सीटों में बिहार के पास 40 और बंगाल के पास 42 हैं। राज्य की विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 विधायकों का है। बंगाल में बिहार की तुलना में 11 लाख अधिक वोट कम हुए। बंगाल में फर्जी वोटर का जमावड़ा। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि हटाए गए नामों को मौत और ट्रांसफर, पता न मिलना और डुप्लीकेट एंट्री जैसी मानक श्रेणियों में रखा गया है और पूरी प्रक्रिया में राज्य भर में समान मानदंड अपनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तो जारी कर दी, जिसके बाद आपत्तियों और दावों की प्रक्रिया शुरू हुई। इन आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्णाणु मित्रा ने कहा कि पार्टी डेटा की गहन समीक्षा करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मृत या स्थानांतरित हो चुके वोटरों के नाम हटाए गए हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर किसी वास्तविक मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेगी, जिसको लेकर कई बार ममता बनर्जी, उनकी पार्टी सड़कों पर भी उतरे। कुल मिलाकर ना सिर्फ ये एसआईआर हो, ईडी हो, इससे चुनाव आयोग से टकराना ममता बनर्जी के लिए यहाँ पर नुकसानदायक है, बल्कि अपनी ही पार्टी के नेताओं से भी वो इस वक्त काफी परेशानियों से घिरी हैं, जिसको लेकर खुलकर ना तो टीएमसी नेता कुछ बोल पा रहे हैं और ना खुद ममता बनर्जी। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।